Hey everyone, my name is Charu. I welcome you all in my channel Science Side as we are doing the revision of a D and F block element, that is transition elements of the 12th class, which is a chapter number 8. We have done 10 questions. Now we will continue that video. 11th क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज जिंक के जो सॉल्ट्स हैं वो कलरलेस है, और वो भी कौन से जिंक के सॉल्ट हैं? जिंक के 2 पॉजिटिव के सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। ये कलरलेस है, ऐसा क्यों? आपको सेकेंडियम से लेके जिंक तक के एटॉमिक नंबर बच्चे पता होने चाहिए। आपको 3D सीरीज लर्न होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो लर्न रखनी है। इसके बाद आप यूट्रियम यानी 4D सीरीज की बात कर रही है, उसको भी लर्न कर लेना। जिंक, कैडमियम, मरकरी, यहाँ पे 5D सीरीज जो आपकी लेंथेनम से स्टार्ट है, ये भी आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर नहीं पता, एटॉमिक नंबर आपको पेपर में दिया जा सकता है, लेकिन अपने उसके लिए तैयारी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आपको पता होना चाहिए किसका क्या एटॉमिक नंबर है। ठीक है, अच्छा, सेकेंडियम से जिंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो लर्न रखने हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर है मेरे पास 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी आर्गन, ठीक है, और उसके बाद 4s में 2 एंड देन 3D में 10, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कैसी है? फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड। और जिंक का नाम क्या है? इट इज अ स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इट इज स्यूडो ट्रांजिशन, इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके पास D9 यानी पार्शली फिल्ड, D1 से लेके D9 तक कॉन्फ़िगरेशन हो तो हम बोलते हैं दैट इज पार्शली फिल्ड D ऑर्बिटल। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्हीं को कहते हैं। अभी बात कर रहे हैं जिंक के 2 पॉजिटिव की, तो आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हटा दीजिए, यानी जिंक 2 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 और 3D10 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? डी अभी भी फुल्ली फिल्ड है, यहाँ पे डी अभी भी फुल्ली फिल्ड है। अगर डी अभी भी फुल्ली फिल्ड है तो क्या वो कलर शो करेगा? नहीं शो करेगा, क्योंकि कलर कौन शो करता है? कलर इज शोन बाय द एलिमेंट्स, कलर इज शोन बाय एलिमेंट्स which are या which have unpair electron, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी है। डी के ऑर्बिटल्स में जब हम जिंक की बात करते हैं, इन डी ऑर्बिटल्स फॉर जिंक 2 पॉजिटिव, आपके ये डी के जो ऑर्बिटल्स हैं सब में क्या है? 5 है ना ऑर्बिटल्स डी के, तो सारे के सारे इस तरह से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फुल्ली फिल्ड है, पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, so no dd transition is there, no dd transition is there। यहाँ पे dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो कोई कलर भी नहीं होगा, no color is emitted। क्योंकि अगर आपके पास D9 कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, D1 से D9 इस तरह से आपके पास स्पेस है, dd ट्रांजिशन आप शो कर सकते हैं, आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कलर किसकी वजह से होता है? dd ट्रांजिशन की वजह से। वो फटाफट से dd ट्रांजिशन शो करेंगे, आपका कलर इमिट होगा। ठीक है, व्हेन पर्टिकुलर व्हाइट लाइट जो है आप फॉल करवाते हैं अपने सैंपल के ऊपर, अपने सॉल्ट के ऊपर, तो इसके सॉल्ट कलरलेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और फुली फिल्ड है तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपके पास जो कॉपर है उसमें एक्सेप्शनली पॉजिटिव वैल्यू आती है E0 की, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और कॉपर के लिए कितनी आती है हमने लर्न करी है? पॉइंट प्लस में 0.34 वोल्ट। ठीक है, 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इतने वोल्ट है। वो क्यों? क्योंकि जो आपका कॉपर है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे उसने कॉपर पॉजिटिव बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर कितना है? 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, उसको फुल्ली फिल्ड कर देंगे, इसको 1 कर दिया। अब 1 पॉजिटिव ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे बनाएंगे 4s0 देन 3d10। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कॉपर 2 पॉजिटिव बनाना, दैट इज इट रिक्वायर हाई एनर्जी, इट रिक्वायर
हाई एनर्जी। तो कॉपर मेटल क्या चाहता है, कॉपर का सिंगल पॉजिटिव आयन हो या टू पॉजिटिव आयन हो जिसको आपने बना भी लिया हो, जबरदस्ती आपने हाई आयनाइजेशन एनर्जी लगा के यू हैव रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन कॉपर कैसे बनना चाहता है, कॉपर मेटल की फॉर्म में बनना चाहता है, तो इट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन। किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि जैसे इसकी है 0.34 में प्लस में आपको शो कर रहा है, इट मीन इट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, इट वांट टू शो द रिडक्शन, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर आयन चाहे इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में, इट वांट टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू कॉपर मेटल, तो इट शो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एंड दिस हाई आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी कौन सी है, दिस हाई आयनाइजेशन एनर्जी is not compensated by the hydration energy, high ionization energy not compensated by hydration energy। hydration energy कैसे है, लेस है hydration energy। ये सारी चीजें आप लिख सकते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर दिए हैं, आप इनको रीड करना, नहीं समझ आता है और फिर से अपना जो मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया उसको सुनना, आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 12th क्वेश्चन है। आपके पास जो ई नॉड है कॉपर का वो कैसा है, ई नॉड है आपके पास कॉपर के लिए अभी जो बताया, ठीक है, प्लस में 0.34 वोल्ट, वाइल द जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, कॉपर का कैसा था, पॉजिटिव था। तो कॉपर 3D सीरीज में एक्सेप्शन ही तो है जिसका, दिस इज द एक्सेप्शन इन द 3D सीरीज, जिसके पास क्या है, पॉजिटिव में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 एटॉमिक नंबर है, 4s2 3d10, सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। यहाँ पे इसके पास ये भी फुल्ली फिल्ड, ये भी फुल्ली फिल्ड, मतलब कंप्लीटली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना टफ है। फिर भी जिंक 2 पॉजिटिव अगर हम बना दें, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएं तो डी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डी अभी भी कैसा है, फुल्ली फिल्ड है, अभी भी फुल्ली फिल्ड है, इसका मतलब अभी भी स्टेबल है, तो इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज भी कर देता है, इफ इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एस सबशेल, फ्रॉम एस सबशेल again or remain, it is stable because of the D is fully filled, है ना। तो अगर ये लूज कर देता है एस सबशेल से 2 इलेक्ट्रॉन, तो D is again the fully filled, it is a stable configuration and we can say that the zinc can lose 2 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, इट विल शो द ऑक्सीडेशन, एंड कोई ऑक्सीडेशन शो करता है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कैसा आता है, नेगेटिव। इसीलिए तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कैसे आया, माइनस में 0.76 वोल्ट, ठीक है। और कॉपर कैसा था, मैंने कहा कॉपर सिंगल पॉजिटिव भी बना देगा। उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव मैं बनाना चाहती हूँ, जो कि नहीं बनाना चाहता, कॉपर वांट्स टू बिकम अ कॉपर मेटल, तो इट वांट टू शो द रिडक्शन, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई गेन करना चाहता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, आपको मैंने बता दिया, यहाँ से आपने रीड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, although the zirconium which belong to the 4D and hafnium which belong to the 5D transition series, but it is quite difficult to separate them। zirconium किसका है, 4D सीरीज का। नाउ हाफनियम कौन सी सीरीज का है, 5D सीरीज का। हम किसकी बात कर रहे हैं, 4D और 5D की। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों में बट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट दम, इन दोनों को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों, जब हम 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ आ रहे थे, हम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं। जनरली हम +1 में यही पढ़ते हैं कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, इसका मतलब 3D से ज्यादा 4D का साइज है, ठीक है। इसका मतलब 4D यानी जिरकोनियम थोड़ा सा बड़े साइज का, ठीक है। अब 4D से 5D आ रहे थे तो साइज और इंक्रीज करना चाहिए था, यानी इसका साइज थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। लेकिन जब हम 5D सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, जब हम 5D सीरीज की बात करते हैं जो लेंथेनम से स्टार्ट है, एटॉमिक नंबर 57,
तो हम फिल करना शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, एफ सब शेल के अंदर। एफ सब शेल इज देयर, या हम क्या बोल सकते हैं, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड्स आर देयर, या एफ ऑर्बिटल इज देयर, एफ सब शेल इज देयर। तो एफ सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एफ हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उसका शील्डिंग इफेक्ट कैसा है, एफ हैज पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इट मींस क्या हो जाएगा, अगर एफ का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज। कौन इंक्रीज कर गया, जेड इफेक्टिव। मतलब न्यूक्लियस का इफेक्ट आपको पता है ना, ये न्यूक्लियस है, फिर 4f आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करे, फिर उसके बाद 5d आया। अब इसके सामने ये जो f है ये आ रहा है, जिसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, ऑब्वियसली इसका न्यूक्लियस का इफेक्ट ऑन द डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएगा। उसको पकड़ के रखे, अगर पकड़ के रखता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को तो साइज कैसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, दिस इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या देखने को मिला, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4d और 5d सीरीज के बीच में मुझे दिख रहा है 5d को फिल करते हुए, तो मैं क्या बोलूंगी, 4d हैज अ सिमिलर इन साइज, 4d इज आइडेंटिकल इन रेडियाई और सिमिलर इन साइज एज 5d। तो इन दोनों का साइज हो गया सिमिलर, क्या रीजन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इन दोनों का साइज हुआ सिमिलर, तो मैं बोलूंगी क्या, कि जिरकोनियम और हाफनियम आइडेंटिकल है। अगर ये आइडेंटिकल साइज के हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी हो जाएंगी, सेम। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर दोनों सेम साइज की हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, अगर किसी के साथ जिरकोनियम ऑक्साइड बनाता है तो हाफनियम भी ऑक्साइड बना देगा। तो दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो इन दोनों को सेपरेट करना भी मुश्किल होगा। ठीक है, सिमिलर साइज के हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सेपरेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका आंसर, ये रहा, pretty tricky because of the lanthanide contraction is the main word. Next question पे चलते हैं। The question is why is the first ionization enthalpy of the Cr chromium is lower than that of zinc? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है, वर्ड ही बता रहा है कि मुझे आयन बनाना है। आयनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी आपके पास क्या है, एनर्जी विच इज यूज्ड टू, energy which is used to remove electron from the outermost shell, outermost shell of an element। किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम से जब आप क्या करते हो, उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हो, द एनर्जी यू गिव इट, ठीक है, जो एनर्जी आपने वहां अप्लाई की है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इन्होंने ये पूछा है कि क्रोमियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, दिस वन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वो क्या है, लो है एज कंपेयर टू जिंक। तो चलिए देखते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की ऐसा क्यों हुआ। क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना है, 24, ठीक है, जिंक एटॉमिक नंबर कितना है, 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, इसको हाफ फिल्ड करना पड़ता है ना, याद रखना है आपने। नाउ इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10। अब लगाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज वी वांट टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हुई। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि एंटर करता है एस सब शेल में, तो रिमूव भी कहाँ होगा, एस सब शेल से। तो एस सब शेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल भी जाए और ये 0 बन भी जाए तो पीछे अभी भी क्या है, 3d5, एंड 3d5 इज हाफ फिल्ड। और अगर कोई चीज हाफ फिल्ड है या कोई चीज फुल्ली फिल्ड है तो वो क्या है, स्टेबल है। तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि एस में एक इलेक्ट्रॉन था तो वो हट गया, इसको फर्क नहीं पड़ा, ये स्टेबल है क्योंकि डी हाफ फिल्ड है। अब बात कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द जिंक, विच इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द जिंक। अब देखिए ये 4s2 जो कि एस सबशेल में इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन फिल करे हुए हैं, अगर डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों के पांचों कैसे हैं, फुल्ली फिल्ड है,
तो हर कोई चीज अगर फुल्ली फिल्ड है, यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कोई चीज बहुत स्टेबल है, इट डजेंट वांट टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर कोई स्टेबल एटम चाहता है ना उसे गेन करना है ना लूज करना है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मुझे कैसी लगानी पड़ेगी, बहुत हाई। तो इन्होंने यही पूछा था, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द क्रोमियम इज लो। यस, यहाँ पे लो लगानी पड़ी मुझे एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे अगर वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन तो स्टेबिलिटी आफ्टर दैट उसको मिलती है। ठीक है, यहाँ पे पहले से ही स्टेबल है तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या कर सकूं, अनस्टेबल कर सकूं। तो उसको नहीं करवाना है तो मुझे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जिंक के लिए कैसी लगानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हाई। और क्रोमियम के लिए लो है, क्योंकि वो खुद देना चाहता है कि ले लो भाई, मुझे तो हाफ फील्ड बनना। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आंसर लिखा है बच्चे, यहाँ पे आपको रीड करना है, एग्जैक्टली वैसे ही मिलेगा जैसे मैंने बताया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है आपके पास, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई फॉर द क्रोमियम एंड कॉपर वाई। क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अभी देखिए आपने, दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, उसके पास एटॉमिक नंबर था ऐसे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बच्चे 24 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं हम। अब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसी है, वो आराम से खुद ही इलेक्ट्रॉन जो है वो देना चाहता था, तो मुझे थोड़ी एनर्जी लगा के उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करने में कोई वो नहीं लगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैंने रिमूव किया तो मुझे कैसी कॉन्फ़िगरेशन मिल गई, हाफ फिल्ड मिल गई। और अगर कोई हाफ फिल्ड है इसका मतलब वो क्या है, अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब स्टेबल में से जब मैंने आयनाइजेशन एनर्जी लगाई सेकंड वाली, तो आपको पता ही है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देना चाहते, वो खुद में स्टेबल होते हैं। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मेरी कैसी लगेगी, बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉपर की, एटॉमिक नंबर 29 है। ठीक है, अब कॉपर की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की वैल्यू वो देखते हैं। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, इसमें कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास 4s एंड 3d। तो 4s कितना है 1, 3d कितना है 10, क्योंकि इसको हमने क्या किया, फुली फिल्ड कर दिया, s में से एक इलेक्ट्रॉन इसको देके। अच्छा, अब ये यहाँ पे s का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको मैं रिमूव कर सकती हूँ, तो जो मेरी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट वाली, वो क्या लगेगी, लो लगेगी, क्योंकि ये खुद हटा के उस 4s के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके क्या बन जाएगा, फुल्ली फिल्ड बन जाएगा। फुल्ली फिल्ड ही तो बनना है इसको, ताकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाए। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कैसी लगेगी, बहुत हाई लगेगी, क्योंकि अब मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही हूँ किसी स्टेबल स्ट्रक्चर से, ये देखिए स्टेबल था, और इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके मुझे कॉपर 2 पॉजिटिव बनाना है, जो कि इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कैसी लगेगी, बहुत हाई। तो दोनों में हाई एनर्जी है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू फर्स्ट, फर्स्ट इसमें भी लो थी, फर्स्ट इसमें भी लो थी। ठीक है, नाउ दिस इज द आंसर, रीड करेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, नाउ 16 क्वेश्चन आपके पास है, एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड आपने एफ ब्लॉक पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें पता है आपको एस भी आता है, डी भी आता है, एफ भी आता है। अगर आप लेंथेनॉइड्स की बात कर रहे हैं, जो कि लेंथेनम से स्टार्ट होके ल्यूटियम तक है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक की बात कर रही हूँ, ये फर्स्ट सीरीज है। देन एक्टिनॉइड्स आप पढ़ते हैं, ठीक है, ए सी से स्टार्ट होके आप लास्ट तक पहुंचते हैं। अच्छा, अब इन दोनों में ही मुझे क्या क्या फिल करना होता है, एस बी, डी बी, एफ बी, एफ इसमें इंक्लूड होता है। तो अगर इनमें एफ इंक्लूड होता है, अगर लेंथेनॉइड्स की बात करूँ ना, तो कौन सा 4f की बात करते हैं, अगर एक्टिनॉइड्स की बात करूँ तो कौन सा 5f की बात होती है, इनको फिल करते हैं हम। इन्होंने पूछा है व्हाई डू एक्टिनॉइड शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जब हम डी की भी बात कर रहे थे ना, डी की मतलब डी सीरीज की बात कर रहे थे, या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तब भी हमने कहा था कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें आता है, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूँ तो 4s और 3D दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन से, बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज होने में, इलेक्ट्रॉन लूज फ्रॉम बोथ ऑफ दीज, फ्रॉम बोथ ऑफ दीज, दोनों से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। क्यों, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस, एनर्जी डिफरेंस
between them is very less. दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है. सिमिलरली यही चीज आपको किस में दिखती है? यही चीज आपको लेंथेनॉइड्स में दिखती है, लेंथेनॉइड्स में, और यही चीज आपको एक्टिनॉइड्स में दिखती है. कि यहाँ पे S भी यूज कर रहे हैं, D भी यूज कर रहे हैं, F भी यूज कर रहे हैं. तीनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. अच्छा, लेंथेनॉइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है जो आपको जनरली देखने को मिलती है? +3. इसमें +3 भी, +4, +5, +6, +7, इस तरह से डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं एक्टिनॉइड्स में, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है S में, D में और F में. लेंथेनॉइड में तो आप एक ही जर्नल वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका +3, जैसे आप D की बात करते हैं तो जनरली आपको याद रखना है +2 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज शोन बाय द D ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, उसमें भी एक एक्सेप्शन था. कौन? सेकेंडियम. उसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट था? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है सेकेंडियम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका देख लेते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? हमने नाम सुना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हमने नाम सुना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अब ये आ गया एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो इन्होंने कहा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड से भी ग्रेटर. ऐसा क्यों? क्योंकि जब लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं 4f ऑर्बिटल की, के ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, उनके अंदर फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. f सब शेल की बात कर रहे हैं दोनों में ही, लेकिन इसमें 4f की बात करते हैं और इसमें 5f की बात करते हैं एक्टिनॉइड्स में. ठीक है, तो 4f में हम बात कर रहे थे कि उसका शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? पुअर. तो 5f का कैसा होगा? पुअरेस्ट, है ना? उसका वेरी पुअर कर सकते हैं, दैट इज वेरी पुअर एज कंपेयर टू द 4f. अब इसका जितना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा 5f का, तो आपको पता है Z इफेक्टिव उतना इंक्रीज कर जाएगा. Z इफेक्टिव विल इंक्रीजेस फॉर एक्टिनॉइड. एक्टिनॉइड के केस में जो Z इफेक्टिव है वो और ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो और जोर से पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाए. बात समझे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता था कि जब हम D सीरीज को फिल कर रहे होते थे, स्पेशली 5D सीरीज को फिल कर रहे होते थे, तो बीच में F जो है वो ऑर्बिटल वो एंटर कर जाता था, हम इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल करते थे. ठीक है, करते थे. अब आपका जो न्यूक्लियस है उसमें क्या देखा हमने कि हाँ, हम 4f को फिल कर रहे हैं, फिर 5d को फिल कर रहे हैं, इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, तो न्यूक्लियस का इफेक्ट d के इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाएगा. वो जोर से पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा नहीं, अब नहीं बाहर जाने देगा. तो अगर किसी चीज को जोर से पकड़ के रखेंगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा ना. न्यूक्लियस तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन्स के और शेल्स को ऐसे जोर से पकड़ के रख रहा है तो साइज छोटा हो जाएगा. दैट इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्शन. तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा था लास्ट 5D सीरीज में, तो D ब्लॉक की भी बात कर लेते हैं. वैसे ही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन F ब्लॉक यानी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में भी देखने को मिलता है. अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो एक्टिनॉइड में F जो आपका 5F है वो और ज्यादा पुअर शील्डिंग करता है, जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये ज्यादा देखने को मिलता है इन एक्टिनॉइड एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड. तो ये रहा आपका आंसर, आप रीड करना, आपको आ जाएगा बच्चे. ठीक है, यहाँ पे तो छोटा सा दिया है, ज्यादा पढ़ने को है ही नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 17. ट्रांजिशन मेटल्स जो है आपकी वो कैटलिस्ट बनाती हैं, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती हैं. उनके जो कंपाउंड्स हैं वो क्यों? आप मुझे एक एग्जांपल भी देना कमेंट सेक्शन में कि क्या एग्जांपल है एक अच्छा वाला कैटलिस्ट जो है उसकी एग्जांपल देना. तो ट्रांजिशन मेटल्स मेरी कैटलिस्ट इसलिए एक्ट करती हैं क्योंकि उनके पास होता है लार्ज सरफेस एरिया. मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करती थी ना, जो उसके कंपाउंड्स हैं या जो उसका मेटालिक स्ट्रक्चर है, वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका, उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं वॉइड्स. वॉइड्स यानी एम्प्टी स्पेसेस. उन एम्प्टी स्पेसेस में वो जो रिएक्टेंट है वो जाके चिपक जाता है. ठीक है, उस स्पेस को, उस एम्प्टी स्पेस को उसने ऑक्यूपाई कर लिया एंड दैट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि उसके पास एम्प्टी नहीं लिखना है, वो वर्ड अच्छा नहीं है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है. इट हैज अ वेकेंट डी ऑर्बिटल.
सारे के सारे जो हैं आपके डी ऑर्बिटल्स अगर फिल्ड हो, जैसे कि जिंक में होता है, कैडमियम में होता है, मरकरी में होता है, तो वो इन्वॉल्व नहीं होंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो फुली फिल्ड है, वो जगह नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अगर पार्शली फिल्ड, मेरे को पता है कि डी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो पार्शली फिल्ड है, उनके पास थोड़ी सी जगह है, तो उस जगह में रिएक्टेंट जाके क्या करेगा, उस स्पेस को, उस वेकेंट ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा, और इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। एक और बात, एक और बात, दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि अभी देखा कि आयरन है या मैग्नीज है, मैग्नीज तो +7 तक शो करता है, आपका आयरन है +2 भी है, आयरन आपका +3 भी है। तो मैंने कहा था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए होती हैं क्योंकि 4s और 3d का एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही लो है, लेस है, एनर्जी डिफरेंस इज वेरी लेस। तो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, दोनों से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो ये क्या बना देते हैं, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, हर किसी के साथ इंटरमीडिएट बनाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वीकेंट डी ऑर्बिटल, लार्ज सरफेस एरिया, एंड बिकॉज ऑफ द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से वो बनाते हैं इंटरमीडिएट्स दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी, दैट इज द ग्राफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन मेरे से, मैंने आप लोगों को बताना था आयनाइजेशन एनर्जी का, वो मैं आगे बता दूँ। तो अभी क्या बात करी थी, यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे बताना था। हाँ जी, कैटलिस्ट की मैंने कहा मुझे एग्जाम्पल जरूर देना। यहाँ पे मैं क्या बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी आपसे कि मेल्टिंग पॉइंट का ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें ये वाला जो सीरीज है दैट इज 3D सीरीज, ये सेकंड वाला जो है दैट इज 4D सीरीज, और ये वाला है 5D सीरीज, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्योंकि जिसके पास होंगे ना अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास होंगे अनपेयर, पता नहीं दो दो बिंदियां लगा, जिसके पास होंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन वो उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बना देगा। मेटल जो होती है ना, जैसे आयरन हमने देखा मेटल है, बहुत हार्ड है, मेटल स्ट्रॉन्ग वाला मेटालिक बॉन्ड है इसके पास। तो मेटालिक बॉन्ड इसलिए वो बनाता है क्योंकि उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मली तो हमें आयरन देखने को मिलता है ना सारी मेटल्स में, हम क्रोमियम ऐसे नॉर्मली नहीं देखने को मिलता। तो जो भी मेटल्स हैं उनके पास अगर होंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, वो बनाएंगे स्ट्रॉन्ग वाला मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाला मेटालिक बॉन्ड जो बना देगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा, मतलब उसको मेल्ट करना बहुत मुश्किल, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो गया। तो मेल्टिंग पॉइंट देख लो, हाई सबसे हाईएस्ट किसका है वो भी तुम्हें दिख रहा है, डब्ल्यू इज द 5D सीरीज का है ये। 5D सीरीज का कौन है ये, दैट इज टंगस्टन। कहाँ देखा है टंगस्टन, किसी ने देखा है टंगस्टन? हमारे टाइम में तो बल्ब होते थे तो हम देखते थे देयर इज अ वायर इनसाइड द बल्ब व्हिच इज मेड अप ऑफ टंगस्टन मेटल, ठीक है। तो टंगस्टन हैज अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मैं हाई भी नहीं बोलूंगी, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बल्ब के अंदर है। हम हाथ लगाते थे जब भी उसको वो करते थे ना, जैसे बल्ब फ्यूज हो गया उतारना है तो बहुत गर्म होता था, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी अंदर से वो मेल्ट नहीं होता था टंगस्टन का मेटल, बिकॉज इट हैज अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। उस टाइम तो नहीं पता था, अब पता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे किस चीज की, कि 3D सीरीज में आप ट्रेंड बताइए मेल्टिंग पॉइंट का कैसा होगा। तो ट्रेंड हम ये देख रहे हैं कि सेकेंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम का सबसे हाई चला। अच्छा ऐसा क्यों, सेकेंडियम देन टाइटेनियम वेनेडियम देन क्रोमियम का सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऐसे की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देयर इज अ डिप इन मैंगनीज, देयर इज अ डिप इन Mn। ऐसा क्यों, यहाँ पे डिप, यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो गया, देखें इसका आंसर। ये रहा क्रोमियम, धीरे धीरे जैसे ही सेकेंडियम से आगे, टाइटेनियम से आगे क्रोमियम, मैं क्रोमियम ही करूंगी, क्रोमियम में जा रहे थे, एटॉमिक नंबर था 24 और कॉन्फ़िगरेशन था 4, नहीं लिखा, क्रोमियम था मेरे पास तो कॉन्फ़िगरेशन था 4s1 एंड देन 3d5, ठीक है। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, एंड देन ये आपके d के 5 ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास क्या है 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड जरूर होगा,
यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अच्छी बात है। तो इसका सबसे ऊपर चला गया। मैंने कहा जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है मेटालिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी उस मेटल की, तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा हो। अब आगे क्या हुआ, मैग्नीज के टाइम पे जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 देन 3d5, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके पास क्या है, यहाँ पे हमने देखा के पास है 3d5, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अरे थोड़ा सा तो हाई होना चाहिए था, एज कंपेयर टू 6 आपके जो हैं ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे तो डी के पास 5 है, ऊपर से ये बन गया है हाफ फिल्ड। अगर ये है हाफ फिल्ड, अपने आप में ये स्टेबल है, तो ये बच्चे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा। इट डजंट फॉर्म स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, क्योंकि किसी के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अपने आप में स्टेबल है, अपने आप में हाफ फिल्ड है, उसको नहीं बनाना, गिव एंड टेक वाला रिलेशन भी नहीं करना, कुछ नहीं करना उसको। इट डजंट मेक द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू क्रोमियम ये नीचे डिप शो करता है। तो इट शो डिप इन द ग्राफ, डिप इन ग्राफ, मेल्टिंग पॉइंट के ग्राफ में इसके पास आ गया डिप। ठीक है, एज कंपेयर टू क्रोमियम यहाँ पे 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो हाफ फिल्ड हो गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसका मेटालिक बॉन्डिंग कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, जिसकी वजह से इसने डिप शो किया। देन अगेन आयरन का थोड़ा सा अबव जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आयरन के पास होते हैं 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन और मेटालिक बॉन्डिंग ये बनाते हैं स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू मैग्नीज। यहाँ पे तो कम है लेकिन फिर भी यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो बनती है और स्ट्रॉन्ग बनती है, क्योंकि उनके पास स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर तो नहीं है ना आयरन के पास, उसके पास है 4s2 3d6। तो 3d6 में हम देखते हैं कि हाँ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये देखो 3d6 5 ऑर्बिटल्स बनाए डी के, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 कर दिए, और 6 वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो पेयर्ड है आयरन में, यहाँ पे ये तो पेयर्ड है, लेकिन कितने अनपेयर्ड है, 4 अनपेयर्ड होते हैं आयरन के पास, जो कि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो Mn से तो इसका कंपैरेटिवली ऊपर चला गया। देन अगेन डिक्रीज करते हुए हम लास्ट में देखते हैं कि जिंक के पास तो फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन वही चक्कर कि अगर कोई फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल है, मेटालिक बॉन्ड नहीं बनाएगा स्ट्रॉन्ग, तो ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसा होगा, लो हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे ग्राफ फिर से नीचे आता जाता है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया है कि मैग्नीज के टाइम पे आपका लो क्यों हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ क्रोमियम। Again, there is a question, why do transition metal of the 3D series have a low melting point? अब ग्राफ में एक बात आपने नोटिस की, 3D का ग्राफ नीचे था, फिर 4D का था, देन 5D का था। ऐसा क्यों? इसका ग्राफ इसलिए नीचे है यहाँ पे क्योंकि 3D में मेटालिक बॉन्ड एज कंपेयर टू 4D, और अगर 5D की बात करें, 5D में सबसे ज्यादा जो है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। यहाँ पे मेटालिक बात पूरी कर देती हूँ, मेटालिक बॉन्ड जो है वो वीक देखने को मिलती है, यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। साइज बढ़ रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम 3D से 4D से 5D से इस तरह से जाते जाते हैं, तो हम देखते हैं कि साइज बढ़ रहा है, मेटालिक बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग थी 5D में, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, इंक्रीज कर गया एज कंपेयर टू 5D का तो 4D से भी ज्यादा है और 4D का 3D से भी ज्यादा है। तो इस तरीके से आया ये आंसर। नाउ द थर्ड वन एंड द लास्ट, की ऐसा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो आपने बनाई है ग्राफ में, ये वाला जो थर्ड वाला है लाइन आपका, उसमें आइडेंटिफाई करिए, नाम बताइए उस मेटल का जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो मैंने आपको एक स्टोरी से बता दिया कि टंगस्टन, और वो बल्ब वाली स्टोरी याद रखनी है आपने। नेक्स्ट, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो अब तो बहुत बार पता चल गया। डी सीरीज की बात जब हम करते हैं, मैंने कहा था हम 3D से 4D से 5D डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, दिस इज डाउन द ग्रुप, तो साइज जो है वो इंक्रीज करना चाहिए था। इसका मतलब ये जो 5D वाले एलिमेंट्स हैं इनका साइज सबसे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब 3D से 4D जा रहे थे तब तो नॉर्मल था कि डाउन द ग्रुप जो है वो साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा था, लेकिन जब 4D से 5D एंटर कर रहे थे तो बीच में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले यहाँ पे लेंथेनॉइड्स आ जाते,
लैंथेनॉइड्स के आने से बीच में हम 5D की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए 4f को फिल करते हैं। इसका मतलब f इज फिल्ड, 4f इज फिल्ड फर्स्ट, तो 4f f एंटर कर गया। f का शील्डिंग इफेक्ट कैसा है? शील्ड करना यानी किसी चीज को कवर अप करना, शील्ड है ना, नॉर्मल नॉर्मल सा वर्ड है, शील्ड यानी कवर करना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की बात कर रही हूँ, तो f का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, f का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। तो अगर पुअर शील्डिंग है तो जो z इफेक्टिव है वो इंक्रीज कर जाएगा। z इफेक्टिव इंक्रीज करना यानी न्यूक्लियस का इफेक्ट ऑन द डी इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन्स वो बढ़ जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट बढ़ जाएगा तो साइज छोटा हो जाएगा, उसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये तो डी की बात कर रही थी। अगर मैं सिर्फ लेंथेनॉइड्स की बात करूं तो लेंथेनॉइड्स में मैं किसकी बात कर रही हूँ? लेंथेनम से लेके, मुझे लेंथेनम लिखना, मैं लेंथेनम से लेके ल्यूटिटियम तक की बात कर रही हूँ, LU लिखना। तो लेंथेनम जो जिसका एटॉमिक नंबर है 57, इसका एटॉमिक नंबर है 71। ठीक है, अब इसमें कौन कौन फिल होता है? इसमें S भी बच्चे हम फिल करते हैं, D भी फिल करते हैं, F भी फिल करते हैं। इसमें हम 6s फिल करते हैं, इसमें 5D फिल करते हैं, इसमें 4f फिल करते हैं। तो धीरे धीरे जब हम आगे जाते जा रहे हैं ना 57 से 58, 59, कैसे याद रखना है? कोई भी निमोनिक मैंने कहा डी के लिए, एफ के लिए खुद से लर्न रखिए। अभी मैं नया कोई बताऊंगी तो आप बोलेंगे मैम हमने तो ये लर्न करा था इसलिए नहीं बता रही। ठीक है, तो लेंथेनम से हम जा रहे हैं ल्यूटिटियम की तरफ, कोई रेस कर देती हूँ। लेंथेनम से हम जा रहे हैं ल्यूटिटियम की तरफ, LU 57 एटॉमिक नंबर से 71, तो हम 4f1 4f2 इस तरह से फिल करते जाएंगे, है ना। f कितने फिल करने होते हैं? टोटल 14 फिल करने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें आ जाते हैं आराम से। ठीक है, 7 ऑर्बिटल्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स अंदर एंटर करते हैं। तो आपका 14 इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम डालते जा रहे हैं, मुझे पता है f का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं न्यूक्लियस का इफेक्ट 14 तक जाते जाते तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे क्या दिखेगा? यहां तक पहुंचते हुए साइज क्या कर जाएगा? डिक्रीज। ऐसा किस लिए हुआ? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन एक नॉर्मल सी बात भी है कि जनरली हम ये पढ़ते हैं कि अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज, अलोंग द पीरियड साइज क्या कर जाता है? डिक्रीज। लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ लगा सकते हैं, इससे अच्छा ये है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला लगाइए। as we are moving from lanthanum to lutetium, we found that there is a filling of f orbital. ठीक है, f orbital is filled f1 to f14, and as we are going toward the f orbital which has a poor shielding effect, the z effective will increase and the size will decrease due to this which is known as a lanthanoid contraction. ठीक है, नाउ आपसे पूछा है, अब एक और क्वेश्चन था, है ना, जो मैंने ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कि लेंथेनॉइड के साथ साथ अगर एक्टेनॉइड की बात करें तो उनमें तो 5f की बात करते हैं, तो 5f का तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है, 4f से भी बुरा हाल है। 5f का तो शील्डिंग इफेक्ट बिल्कुल पोरेस्ट वाला हो गया ना, तो एक्टिनॉइड में तो कंडक्शन और ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू 4f, यानी एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड। ये भी क्वेश्चन अभी करवा दिया लेकिन रिपीट कर दिया मैंने। और यहाँ पे आपको एक चीज पूछी है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, यानी इफेक्ट, जो कि मैं बता चुकी हूँ। ऐसा होने से, ऐसा होने से आपका जो 4f आपके पास जो उसके इफेक्ट्स हैं वो बता रही हूँ। ऐसा होने से आपके पास जो आपकी डी सीरीज है ना, उसमें 4D सीरीज और 5D सीरीज का अप्रोक्सीमेटली आपका क्या हो जाता है? साइज सिमिलर हो जाता है, साइज बिकम सिमिलर। और अगर साइज सिमिलर हो जाता है तो आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या हो जाती हैं? सिमिलर हो जाती हैं। और इसमें बार बार एग्जाम्पल किसका पूछा जाता है? जिरकोनियम एंड HF, हाफनियम। ठीक है, इनका पूछा जाता है कि इनका जो आइडेंटिकल साइज है वो किस वजह से? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। ऐसा होने से क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। अगर किसी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो उन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, इट इज डिफिकल्ट
टू सेपरेट देम। उन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि साइज सेम है। ऊपर से जैसी रिएक्शंस ये शो करेगा वैसी रिएक्शंस ये शो करेगा, तो उन दोनों को सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आ जाएगा आपके कॉन्सिक्वेंसेस में। ठीक है, ये वाला तो मैं बता चुकी हूँ आपको। ये वाला तो कॉन्सिक्वेंसेस में मैं आपको अच्छे से बता दिया, ये भी मैंने बता दिया। जैसे जैसे अटोमिक रेडियाई जो है आपका छोटा होता जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी भी लेंथेनॉइड वाली लाइन थी, लेंथेनम से ड्यूटेरियम, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ रही है तो साइज क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है सिमिलर, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी आ जाएंगी आपकी, सिमिलर आ जाएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है ये वाला, जो कि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप खुद से ट्राई करके देखना कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग नेचर का क्यों है, और वाइल विद द सेम डी ऑर्बिटल आपके पास जो Mn3 पॉजिटिव है जिसके कॉन्फ़िगरेशन में D4 है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। ठीक है, इन ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द मेटल, मेटल विच एग्जिबिट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसी कौन सी मेटल है जिसके पास बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, कैलकुलेट करना जरा। और कहाँ आ रही है वो, अगर इन द मिडल ऑफ द सीरीज, बीच में आ रही है। मैं 3D सीरीज आपको हिंट दे रही हूँ कि सिर्फ आप इसमें ढूंढो, बाकियों में नहीं ढूंढना, आप 3D सीरीज में ढूंढना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे वीडियो मैं फिनिश कर रही हूँ, आपके लिए लेके आ रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, गेट रेडी फॉर दैट। अच्छे से उसको पहले पढ़ लेना, फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल दैट इज साइंस साइड, एंड ऑल द बेस्ट 12th class. Do your preparation and keep focusing on the board exam. Okay.